हेलो एवरीवन, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। इस वीडियो में आज हम लोग अपवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे PYQ हैं, PYQ होने वाले क्वेश्चन हैं। और ये जो कंटेंट है हमारा घटना चक्र पूर्वालोकन की जो बुक है पूर्वालोकन, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे PYQ हैं। कैसे हैं PYQ? अभी तक BPSC ने जो भी एग्ज़ाम कराए हैं बिहार में जो भी अभी तक एग्ज़ाम कराए हैं BPSC के द्वारा, ठीक है, BPSC ने, चाहे वो TRE के एग्ज़ाम हो, TRE के अलावा अगर बात करें तो TRE के हों, TRE में प्राइमरी हो गया अपना PRT का, 6 to 8 हो गया, 9 10 हो गया, 11 12 हो गया। इनके तो क्वेश्चन हैं ही इस वीडियो में। और इसके अलावा BPSC ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, ठीक है, उन एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया होगा पिछले पेपरों का, यानी कि 1 से 3 तक, TRE 3 तक, तो आपने देखा होगा कि BPSC के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं एग्ज़ाम बिहार में, उधर से क्वेश्चन भी इधर पूछता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन शिफ्ट करता है BPSC। तो इस मायने से ये बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और क्वेश्चन सारे घटना चक्र से ही लिए गए हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। तो कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर या वेस्ट नहीं होगा, सारे PYQ हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की जो क्लास है हमारी इंडियन ज्योग्राफी से होने वाली है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अभी तक हमने इसकी 2 क्लासें कर चुके हैं, 2 क्लास आपको अवेलेबल कराई जा चुकी हैं। आज ये तीसरी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। सारे क्वेश्चन PYQ हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और वीडियो देखने के बाद में आप लोग इस PDF को एक बार डाउनलोड करें टेलीग्राम से और एक बार रिवीजन के तौर पे पढ़ें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करें, ठीक है। और जो भी साथी हमारे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है कुछ, उसके बाद आगे जो भी होगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो गहराई पूछ रहा है कितनी है भूमि सतह के नीचे, तो ये करीब 6000 मीटर तक होती है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार, अगर देखें ओल्डम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई जो है 4000 से 6000 मीटर है। और ग्लेनी के अनुसार अगर बात करें तो 2000 मीटर है। तो एग्जाम का क्वेश्चन है ये, 1994 में पूछा गया है। राइट आंसर है 6000 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो ये गंगा नदी का निर्माण कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों का जब संगम होता है देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आंसर हमारा देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में थोड़े फैक्ट भी देख लेते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है। और ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से गंगा नदी का नाम हो जाता है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों का मिलान होता है, ठीक है, देवप्रयाग में। यहाँ से गंगा नदी नाम पड़ जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है। विष्णु प्रयाग की बात करें तो धौलीगंगा और अलकनंदा दोनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, यानी कि सबसे बड़ी भारत की नदी कौन सी बहने वाली। तो हमारा राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। नर्मदा की बात करें तो 1312 किलोमीटर हो जाती है। और महानदी की बात करें तो 851 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, 2525 किलोमीटर।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है, यानी कि गंगा नदी जो है उसकी उपनदी कौन सी है। तो देख सकते हैं आप इसमें आंसर जो है उत्तरी कोयल होगा या शंख होगा या दक्षिणी कोयल होगा। तो ऑप्शन इसमें ई दे रखा है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। देख सकते इसका फैक्ट देखते हैं। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है और सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी से मिलती है, दक्षिणी भाग से गंगा नदी से मिलती है। और ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली कौन सी है, यमुना, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारू नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है। और जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम में प्रवाहित होती है। बराकर नदी की बात करें तो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर से मिलती है। और दामोदर जो है निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिल जाती है। तो बराकर हो गया हमारा एक, और दूसरा कौन सा हो गया, उत्तरी कोयल। ठीक है, तो उत्तरी कोयल और बराकर, ऑप्शन बी और डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उपरोक्त में से एक से अधिक। देख सकते हैं दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलकर दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। तो यानी कि दामोदर नदी जो है गंगा नदी बेसिन की उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या पूछ रहा है। तो कितने जिले हैं बिहार राज्य के गंगा नदी के किनारे, तो ये 12 जिले हैं। 12 जिले कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जिला सारण हो गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो ये 12 जिले हैं। कितने टोटल, 12 जिले हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 2019 में पूछा गया है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। सबसे लंबी की बात करें तो ये पटना में है। कितने किलोमीटर है ये 99, लगभग 99 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है पटना में है। कितनी, 99 किलोमीटर। दूसरे स्थान पे ये भागलपुर में है। भागलपुर में कितनी लंबाई है गंगा की, 97 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। फतुहा के पास में कौन सी नदी गंगा में मिलती है, तो ये पुनपुन नदी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंडक नदी का दूसरा नाम है। गंडक नदी को ही नारायणी नदी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रश्नगत विकल्पों में गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका एक अन्य नाम है, क्या नाम है उसका, सालग्रामी, यानी कि गंडक नदी को ही नारायणी और सालग्रामी कहते हैं। ध्यातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है। कहाँ से, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंडक नदी की 7 मुख्य सहायक नदियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। कौन कौन सी हैं 7 मुख्य सहायक नदियाँ, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, सेती, दरौंदी, मांदी और काली गंडक और मत्स्यांगड़ी। तो ये 7 नदियाँ हैं गंडक नदी की सहायक। ठीक है, तो सातों के साथ याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ये ब्रह्म नदी के तंत्र, ब्रह्म नदी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलती है। तो उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, सुबनरी और मानस, ये उत्तर दिशा से मिलती हैं, ये सहायक नदियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और देखते हैं ब्रह्म नदी से और इसके अलावा और कौन कौन सी नदी उत्तर दिशा से मिलती हैं। ये सुबनसिरी हो गया, मानस हो गया, बुरोई और बेकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एरलोंग जांगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है।
एरलुंग जांगबो को किस नदी से जानते हैं? अच्छा, एरलुंग जांगबो जो है ये चीन में, ध्यान दीजिएगा, चीन में इस नदी का नाम जो है एरलुंग जांगबो नदी है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन सी नदी है। देखिए, गंगा नदी नहीं है, सिंधु भी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। जी बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र को ही एरलोंग जांगपो के नाम से चीन में जाना जाता है, चीन में। ठीक है, तो भारत में क्या नाम पड़ा गया इसका? एरलोंग जांगपो का ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत में एरलोंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ये 2015 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है जिसका स्रोत जो है मानसरोवर झील के पास है? तो ये सतलज हो गया हमारी, और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ का स्रोत है। देखिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। कौन सी? मानस नदी। अब दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, 2000 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी के रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से बहकर द्रोणी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से और भ्रंश द्रोणी से कौन सी नदी बहती है? तो ये हमारा नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपको याद रखना है, ये वाला फैक्ट। इसके अलावा देखते हैं, इसका प्रमुख कारण यह है कि वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। ठीक है, इस वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी और नर्मदा नदी और महानदी कहाँ से निकलती हैं? देखिए, सोन नदी और नर्मदा नदी, इन दोनों का निर्गम स्थल जो है, उद्गम स्थल, ये अमरकंटक से होता है। लेकिन महानदी जो है, ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है और इसमें इशू है, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चन गलत है ये। सोन नदी और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। लेकिन अगर महानदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है धमतरी जिला में सिहावा पहाड़ी से होता है। ठीक है, कहाँ पे? सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला से होता है। और सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ियाँ, यानी कि अनूपपुर से है। तो इस वजह से इसमें टेक्निकल इशू है। तो लेकिन आपको याद रखना है, सोन और नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं, महानदी नहीं निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन 1 और 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ये पश्चिम से बहती है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, इसका कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं वो? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। ये तीनों नदियाँ जो हैं पश्चिम दिशा में बहती हैं। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। अगर राप्ती नदी की बात करें तो ये घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? घाघरा की। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है, और जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से प्रवाहित होती है, सॉरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,115 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र जो है पुडुचेरी में फैला हुआ है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम
शिव समुद्रम एवं रंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से द्वीप? रंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, इन द्वीपों का निर्माण भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है ये। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? देखिए, तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी होती है, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। किसकी? देखो इसका डिटेल देखते हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां जो हैं शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, ईव, मांड आदि हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2022 का क्वेश्चन है पूछा हुआ CDPO में। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ प्रवाहित नहीं होती हैं? तो ये हो जाएगा हमारा गंगावली और नर्मदा। ऑप्शन ई हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं गोदावरी एवं कृष्णा नदी दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तथा अरब सागर में मिलती हैं। तो गंगावली नदी पश्चिम घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? देखना, नहीं होती है पूछा गया है, तो पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है ये पूछा गया है। तो गंगावली और नर्मदा सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। भीमा नदी निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी है? उपनदी की बात करें तो यानी कि सहायक नदी, तो ये कृष्णा नदी की उपनदी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और भी इसका सहायक नदियों के बारे में बात करें तो देख लेते हैं। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि। ठीक है, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो पहला है प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं? केवल वर्षा से ही जल को प्राप्त करती हैं। दूसरा क्या कहता है? ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं और अभी भी युवा अवस्था में हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 1 और 3, देखो 1 और 3 ही हमारा सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, इसको मौसमी भी कहते हैं, मौसमी नदियाँ। ठीक है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण होते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, दंडकारण्य और इंद्रावती, सबरी। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती एवं सबरी है, जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियों में प्रवरा, मंजरा, प्रणहिता, पूर्णा इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य नदियों की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला ऑप्शन है, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, प्रायद्वीपीय नदियां कैसी होती हैं? वर्षा पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो तीसरा क्या कहता है? प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। हिमालय नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी जो है अधिक क्षरण करती है, ना कि प्रायद्वीपीय नदी। तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
इसके फैक्ट भी देखते हैं। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं जो हिमालय ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं। तो हिमालयी नदियाँ कैसी होती हैं? बारहमासी। अधिकांश कहाँ से जल प्राप्त करती हैं? हिमालय ग्लेशियर से। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। हिमालय नदियाँ युवा नदियों के उदाहरण भी हैं, ठीक है, तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षारण का कारण बनती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ये काबुल नदी से जुड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फैक्ट की बात करें तो वो भी देखते हैं। इंडस नदी या सिंधु नदी अटाक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। और इस सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट होता है। कहाँ पे? तिब्बत में कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट होता है। किसका उद्गम स्थल? सिंधु नदी का। तथा यह तिब्बत, चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चंद्रा और बाघा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो ये लाहौल में बहती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और बाघा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कहाँ पे? लाहौल घाटी में। तो चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, और जबकि बाघा नदी का उद्गम जो है बारालाचा के निकट है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है। कहाँ पे? तंडी के निकट में। तथा यह चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी कहलाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, ये देखो प्री 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ये ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए ए क्या कहता है? गंगा, ब्रह्मपुत्री और गोदावरी। इसके अलावा महानदी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ये देखो 2022 में पूछा गया है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? निकलने की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर, कोयल, सुवर्णरेखा। दामोदर, कोयल, सुवर्णरेखा ये छोटा नागपुर पठार से झारखंड से निकलती हैं। सुवर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? सुवर्णरेखा गिरती कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी निकलती है, तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड से। कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं इसके। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है दामोदर नदी? झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बाराकी, जमुनिया, बराकर, ठीक है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी यानी कि डीबीसी आधारित है। दामोदर घाटी निगम कहाँ पे आधारित है? दामोदर नदी पे। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। कहाँ पे? सोमनूर में मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2024 में पूछा गया है। किस परीक्षा में? BAO की परीक्षा में। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूना नदी का उद्गम स्थल है। तो लूना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पुष्कर घाटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लूना नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अजमेर के पुष्कर घाटी से होता हुआ यह दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात राजस्थान से बहती हुई कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे? गुजरात राजस्थान में बहती हुई कच्छ के रन में। यह एक प्रवाही नदी है, ठीक है, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। कहाँ से? नागा पहाड़ी कहाँ पे? अरावली श्रृंखला में।
प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जानते हैं, सागरमती के नाम से जाना जाता है, तथा पुष्कर झील से मिलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इससे मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। कौन सी नदी मिलती है? सरस्वती नदी जब मिल जाती है तब यह लूनी नदी कहलाती है। इसके अलावा देखते हैं, अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बालोतरा में पहुंचकर इसका जल लवड़ी या खारा हो जाता है। ठीक है, खारा हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं, जो कि यह इसके प्रवाल मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छकिरण में विलीन हो जाती है, यानी कि कच्छकिरण में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण इसका लूनी यानी कि राजस्थानी लोणी के नाम पे पड़ा है, लूनी नदी। यह नाम संस्कृत शब्द जो है लवड़ावती यानी कि साल्ट रिवर से व्युत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 का है, प्री का क्वेश्चन। कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान की बात कर रहा है, तो माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछ रहा है, तो 30 मीटर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कोसी मैदान या बेसिन की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 30 से 40 मीटर है। भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है। इसका सामान्य ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। लेकिन ये री एग्जाम 2022 में पूछा भी गया है। कोसी नदी एक सीमा पारी नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो ये कोसी नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी अपने निरंतर मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी इसका उद्गम जो है हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से होता है। हिमालय क्षेत्र में 7 धाराएं बहती हैं। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी का असली नाम जो है कौशिकी है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह खगड़िया के पास गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सोन नदी, गंडक नदी, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, या फिर कोसी नदी। अभी पिछला क्वेश्चन ही पढ़ा था हमने, मार्ग परिवर्तन के कारण कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी नदी, और इसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन, आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा जो है उत्पन्न हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, सॉरी। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है, देखते हैं। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, जोग शरावती, ये सही है बिल्कुल। कपिलधारा, कावेरी नहीं, इसमें नर्मदा होना चाहिए था। क्या? कपिलधारा, नर्मदा। और इसके अलावा धुआंधार की बात करें तो ये नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, सही सुमेलन इस प्रकार है, जोग शरावती, कपिलधारा नर्मदा और धुआंधार नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? अगर जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोनानी नदी का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। काली नदी, पोनानी एवं पेरियार नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण
क्षेत्र जो है पोनानी नदी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 4 कंकर, कायल, मांड, पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर, तटीय मैदान, ये दे रखा है। तो इसका राइट आंसर बी है, ए का दूसरा यानी कि 4 का डेल्टा हो जाएगा। कंकर बी का तीसरा यानी कि कंकर यानी कि बांगर। इसके अलावा कायल की बात करें तो कायल यानी कि तटीय मैदान, मांड यानी कि पंजाब का मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये नगरी से निकलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फैक्ट देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। कहाँ से? रांची के दक्षिण पश्चिम से। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव से निकलती है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और ये हुंडरू जल प्रपात का निर्माण भी करती है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू। यह पश्चिम बंगाल के मोदनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये था स्वर्ण रेखा के बारे में कुछ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, काली नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं इसका थोड़ा एक बार डिटेल। काली नदी भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के निकट काका पानी से निकलती है। कहाँ से? लिपुलेख दर्रे के निकट काका पानी से। सुगौली की संधि द्वारा यह नदी भारत नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। महाकाली नदी भारत में शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। किसको? शारदा नदी को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों के किनारे स्थित शहर या नगर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कानपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। दिए गए विकल्पों में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को ही उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए फेमस है? चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा उद्योग। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो जनसंख्या की दृष्टि से गंगा के किनारे सबसे बड़ा जिला है पटना। ठीक है, और प्रयागराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फतेहपुर भी है, भागलपुर और कानपुर भी गंगा के किनारे हैं। फैक्ट की बात करें तो गंगा नदी प्रधान शाखा भागीरथी है, यानी कि गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन सी है? भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और देवप्रयाग में इनका संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा का। फिर उसके बाद ये गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध जो है भागीरथी से है, ना कि गंगा से। तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर नदी जो है झेलम नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रपात और झीलों से संबंधित। हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू प्रपात निर्मित है तो कहाँ पे है ये? सुवर्ण रेखा यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू प्रपात यानी कि रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर या 321 फीट है। तो हुंडरू प्रपात कहाँ पे? सुवर्ण रेखा पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से है। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कुर्ग जिले में जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से है। इसका अपवाहक क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की कौन कौन सी झील है? वुलर और लोकताल। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा मीठे पानी की झील, वुलर और लोकताल। दिए गए विकल्पों में वुलर और
लोकटक या लोकताल, लोकटल झील कहाँ की है? ये मणिपुर की है, ठीक है, मणिपुर की। वुलर कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ये मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। जबकि चिल्का और सामर, चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है, और सामर राजस्थान में है। ये दोनों झीलें खारे पानी की हैं, ठीक है। तो ये चिल्का, चिल्का और सामर ये दोनों खारे पानी की हो गई। इसके बाद वुलर और लोकताल ये मीठे पानी की, ठीक है। चलते हैं, ये देखो 2022 का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर जिले में अवस्थित है। तेल्हाड़, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कैमूर में अवस्थित है। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ यानी कि तेल्हार या इसको तलहार भी बोलते हैं, कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी है और ताज़ा जल वाली गोखुर झील है, तो बिहार में कौन सी है वो? तो ये कनवार झील है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 2022 का क्वेश्चन है, री एग्जाम में पूछा गया। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की बात कर रहा है, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार यानी कि कंबार भी बोलते हैं इसको, कंबार झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पे? बेगूसराय में। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? यानी कि रामसर आर्द्रभूमि स्थल, ठीक है। तो यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरके बैराज। डिटेल देखते हैं इसकी। इंदिरा गांधी नहर हरके बैराज यानी कि हरके बांध पंजाब से निकलती है तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर तथा श्री गंगानगर जिलों में से होकर बहती है, ठीक है। तो बांध हरके बांध है गंगा नदी के, इंदिरा गांधी नहर के हरके बैराज, इसको हरके बांध भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो ये इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसकी। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरके बैराज से है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य जो है, पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि को हिमालय के पानी से सींचना और इस क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो अगर आपने पूरा देखा है, तो प्लीज़ अगर वीडियो को शेयर करें, थोड़ा लाइक भी करें, थोड़ा हमें सपोर्ट मिल सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।